मैंने जो मेरी प्रैक्टिकल जर्नी में जो स्टार्टअप को सीखा है, जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ, उससे जो मुझे लर्निंग हुई है, मैं उसको थोड़ा सा आई ट्राई टू एक्सप्लेन विद दैट एक्सपीरियंस। और अगर प्रैक्टिकली जो मैं हम जिस तरह से जीते स्टार्टअप्स को, राइट, and the best way to understand any mechanism is compare it with a reasonable understanding mechanism. So I'm just trying to compare startup with traditional business. uh, First thing is like, though I'm doing startups, I firmly believe that for any economy startups are very important. At the same time, traditional businesses are equally important. So ऐसा नहीं है कि startups are more important or traditional businesses are not good. Both have equally an important role in any economy. सेकंड इज अगेन द सेम थिंग, कुछ लोगों को एप्पल पसंद है, कुछ लोगों को ऑरेंज पसंद है, कुछ को कुछ भी नहीं पसंद है, कुछ को दोनों पसंद होता है। तो ऑफ लेटली द गुड बिजनेसमैन एंड द सीजन एंटरप्रेन्योर्स हैव स्टार्टेड लुकिंग अप टू स्टार्टअप्स टू जनरेट good returns for them, where they invest into startups and they generate good revenues. I'll be explaining how they generate revenues in upcoming slides. So this is very important differentiating factor जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, और ये हमारे ग्रुप का एक ध्येय भी है कि which is a good startup and how a startup is different from a traditional business. तो स्टार्टअप की फर्स्ट चीज होती है, इट क्रिएट्स डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब होता है कि कोई एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, उसको डिस्टर्ब करना। टू एक्सप्लेन दिस, आज से 15 साल पहले, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा स्टार्टअप को सिखाने के लिए। आज से 20 साल पहले जब हम लोग हमारे परिवार वालों के साथ में कभी घूमने जाते थे, तो पूरी लाइफ साइकिल क्या होती थी, हम लोग, बिकॉज मैं छोटा था, तो मुझे बाहर जाके नुक्कड़ पे कोई ऑटो वाले को रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि भाई तू एयरपोर्ट चलेगा या रेलवे स्टेडियम चलेगा। फिर मैं उससे नेगोशिएट करता था, वो पूछता था कितनी सवारी है, सामान कितना है एंड ऑल। मैं उससे नेगोशिएट करता था। फिर क्या होता था कि वो मेरे घर पे आता था, हम रेलवे स्टेशन जाते थे, ट्रेन की टिकट बुक करवाने के लिए अगर तत्काल में करवाना तो सुबह 6 बजे जाना पड़ता था पापा को या मुझे। हम टिकट बुक करवाते थे, फिर हम सब उस ट्रेन में बैठते थे। जो बिस्तर होते थे हम वो कैरी करके हमारे जो जो भी लोकेशन होती थी वहां पहुंच जाते थे। वहां पे पहुंचने के बाद में हम क्या करते थे, होटल बुकिंग या तो किसी के थ्रू फोन पे करवाते थे, या वहां पे जाके फिजिकली होटल को देख के फिर बुकिंग करते थे। फिर होटल में चेक इन करने के बाद में हम लोग क्या करते थे कि वही लोकल मार्केट में कोई टैक्सी का अरेंजमेंट करते थे, दिन भर घूम के आते थे। फिर जो भी रेस्टोरेंट आसपास होता था वहां पे जाके खाना खा लेते थे। कंप्लेन भी नहीं कर पाते थे, बिकॉज उस शहर में हम नए होते थे, हमें पता भी नहीं होता था खाना कैसा होगा, अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। जो खाने को मिलता था वो सिर्फ किसी से सुना होता था जो पहले गया होता था, वो खाना खा के होटल में आते थे। और फिर जब वापस आना होता था वही चीज करते थे, कोई और टैक्सी बुक करते थे नुक्कड़ पे जाके या होटल वाले की हेल्प से। ट्रेन से घर आते थे, घर से स्टेशन से वापस कोई ऑटो या टैक्सी करके अपने घर आते थे। स्टार्टअप्स ने क्या किया, हमारी जिंदगी को कैसे आसान किया। अब जब मुझे कहीं जाना है, मैं ट्रेन की टिकट किसी स्टार्टअप की ऐप के थ्रू बुक कर दूंगा, या आई कैन बुक थ्रू रेलवे एज वेल। बट अगर फ्लाइट का है तो आई आई वी ऑल प्रीफर यूजिंग मेक माई ट्रिप या इंडिगो या एनी एनी अदर ऐप। फिर जब हम हमारे घर से रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाएंगे तो विल यूज एनी अदर अनदर स्टार्टअप कॉल्ड उबर और ओला और एनी अदर स्टार्टअप। रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंच के व्हेन विल बी गोइंग टू होटल, हम है ना हमारे घर से ही होटल बुक कर देते हैं। वी हैव गॉट वेरियस platforms available for them, Oyo being the most commonly used platform. And when we are booking Oyo or any other hotel using any other app, there is a surety that वो होटल अच्छा होगा। अगर वो होटल अच्छा नहीं होता है तो एवरी कंज्यूमर और एवरी कस्टमर हैज गॉट राइट कि वो अपना पैसा रिफंड लेके कोई और होटल बुक करवा दे। मेनी टाइम्स क्या होता है कि जब आप होटल आप बुक करवाते हो एंड इट्स नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशन, यू गेट एन अपग्रेडेड होटल बाय द एप्स इटसेल्फ। उसके बाद में यूजिंग टेक्नोलॉजी हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे घूमना है वो घूम घाम के लोकल टैक्सी भी बुक करनी होती है तो अगेन ओयो एंड सॉरी ओला एंड उबर्स आर अवेलेबल, वी डू दैट। और जब रात को थके हुए घर पे आते हैं, होटल रूम में आते हैं, स्विगी उबर ईट जोमेटो को यूज करके हम खाना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। बहुत सारी वेरायटी अवेलेबल होती है, हमको पता होता है कि कौन सा प्योर वेज है, ऐप पे ही कौन सा मिक्स रेस्टोरेंट। लोकल जो फूड होता है स्पेशल, वो भी हमको ऐप के थ्रू पता पड़ जाता है। एंड वी दैट्स हाउ द लाइफ हैज बिकम्स इजी। तो ये जो डिस्ट्रप्शन आया है बिकॉज ऑफ स्टार्टअप, दैट्स कॉल्ड अ चेंज इन द प्रोसेस, होल प्रोसेस। अब
इसके साथ में डिस्क्रिप्शन के साथ में 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो हमने सीखा है, हमारे ग्रुप में सीखा है। एक होती है स्पीड, एक होती है साइज, एक होती है स्केलेबिलिटी। तो स्पीड होती है कि जो स्टार्टअप है या कोई कोई भी बिजनेस है वो किस स्पीड से ग्रो करेगा। तो इसको मैं क्विकली एक्सप्लेन करूंगा। जो ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेज होते हैं, वो जब अपना बिजनेस प्लान या प्रोजेक्शंस क्रिएट करते हैं, बिकॉज मैंने खुद ने बहुत बिजनेस प्लान बनाए हुए हैं जब मैं जॉब करता था। मेरा एक्स हुआ फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू, तो मेरा सेकंड ईयर का 1.2x 1.4x बहुत ही अग्रेसिवली करूंगा तो 1.5x हो जाएगा। उसका ईयर 2 का हो जाएगा मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2x फिर 2.5x। दैट्स हाउ ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेस प्रोजेक्शन बनाते हैं। स्टार्टअप्स के लिए मैनेज होता है फर्स्ट ईयर में एक्स, सेकंड ईयर में 5x या 10x या 20x वॉट एवर, बेस्ड अपॉन द मार्केट जिसमें वो काम कर रहा है। थर्ड ईयर में अगेन मल्टीप्लाई एक्स करता है। फोर्थ ईयर में अगेन मल्टीपल ग्रोथ होनी चाहिए स्टार्टअप्स की। दैट्स अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अ ट्रेडिशनल बिजनेस एंड स्टार्टअप। सेकंड होता है साइज। तो आपके मार्केट की साइज क्या है और स्केलेबिलिटी क्या है, आप अभी किस साइज पे हो और आप कुछ समय बाद में किस साइज पे ले जाओगे, और पूरे मार्केट की स्केलेबिलिटी क्या है। मतलब आपकी जो प्रोसेस है कंपनी के, या जो सिस्टम्स है या जो टेक्नोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो किस तरह से आप यूज कर रहे हो जिससे आपका बिजनेस स्पीड को मैच करते हुए स्केलेबल होता रहेगा। और ये चारों फैक्टर ही अपार्ट फ्रॉम सम अदर फैक्टर्स हेल्प करते हैं फॉर गेटिंग गुड वैल्यूएशन। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है यहाँ पे मिंत्रा का और एक ट्रेडिशनल, मैं बोलूंगा उसको मर्चेंडाइज स्टोर का। तो इसको व्हाट डू वी से, मिंत्रा स्टार्टअप है, बहुत फेमस है। एवरीबडी इज यूजिंग दिस, आई पर्सनली यूज इट मैनी मैनी टाइम्स, राइट। तो अगर एक कोई ट्रेडिशनल मर्चेंडाइज स्टोर है, उसके पास में एक बहुत ही मतलब उसके फिजिकल जोग्राफिकल एरिया में जो भी कस्टमर होंगे वो उसके कस्टमर होंगे, उसको जगह के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसको स्टाफ रिक्रूट करना पड़ेगा खूब सारा, और इट्स अ साइकिल, ये हमेशा चलता रहेगा। अगर उसको बड़ा करना है तो उसको एक और स्टोर लेना पड़ेगा, उसको एक और स्टोर लेना पड़ेगा। वेरस मिंत्रा ने क्या किया, उसने केवल और केवल एक ऐप बनाया और ऑपरेशंस को इतना स्मूथ कर लिया कि अक्रॉस इंडिया एंड इफ दे वांट अक्रॉस ग्लोब दे कैन सेल द मर्चेंडाइज। ये अपने ऑपरेशंस को इतना स्मूथ बना लेते हैं एसओपी की वजह से। दे जस्ट कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग देयर ऑपरेशंस वेयर अगर कोई काम ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा है, वही काम अगर स्टार्टअप वाला कर रहा होगा तो बहुत ही कम समय में हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रोवाइजेशन इन द प्रोसेसेस। देन मतलब अगेन हाउ मच टाइम विल यू नीड टू क्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच। तो जब स्टार्टअप वाला होगा, it will be more focused on technology. A, that's the only thing that will help the startup to grow, scale up the business, and ensure that it is the startup is able to cater the globe or rather a huge geographical location. Whereas a traditional businessman में बहुत सारे infrastructures की requirement हो जाती है, and that creates a hindrance for the growth. Uh, Value versus profit. So it's very important to understand how the startups look at value or profits or revenues. So most of the startups they focus on revenues. मतलब startups का जो ज्यादा focus होता है वो हमारे revenue पे होता है। हर्षित, am I going fast? You are perfect, Devesh bhai. You are perfect. Please go on. हाँ, बिकॉज आई गेस मतलब बाकी जो अपने ऑडियंस है उसके हिसाब से मैं एक तो हिंदी और इंग्लिश का यूज करूंगा थोड़ा, एंड मैं थोड़ी Perfect, सी स्पीड perfect. स्लो करता हूँ। तो स्टार्टअप्स का जो मैंने रेवेन्यू मॉडल बताया था, हम लोगों को क्या करना होता है, फर्स्ट ईयर एक्स, सेकंड ईयर 5x। जो मेरा खुद का स्टार्टअप ईयर बुक कैनवास, हमने लास्ट ईयर 2019 में हमने मार्च 19 का हमारा रेवेन्यू था 32 लाख, और मार्च 20 का मेरा रेवेन्यू है अराउंड 1 करोड़ 5 लाख के करीब। और मेरा नेक्स्ट ईयर का टारगेट 5 करोड़ था, बट बिकॉज ऑफ कोविड अभी मैं इसको रिड्यूस करके 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ के बीच में लेकर आया, जो मुझे अचीव करना ही है। उसके बाद में स्टार्टअप्स का जो फोकस होता है, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स का इनिशियल फ्यू इयर्स में रेवेन्यू जनरेशन पे रहता है, एंड वी डोंट फोकस ऑन प्रॉफिट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। वी ट्राई टू पेनिट्रेट द मार्केट, startups try to penetrate the market, ensure that
कस्टमर जो होते हैं वो हमारी सर्विसेज के लिए हैबिचुअल हो जाए, हमारे पे डिपेंडेंट हो जाए, एंड वंस वी फिगर आउट कि भैया अब वी हैव एंश्योर्ड दैट देयर इज नो अदर कॉम्पिटिटर, और even if there is a competitor, right, but my customers are too much dependent on myself or my technology or my services, मैं अपनी prices को suit up करता हूँ. The simple example is Ola और Uber. हम लोग जो भी ओला या उबर यूज करते हैं, अगर हम कभी ऑटो यूज करेंगे, मैं मुंबई में जब जाता हूँ तो बिकॉज ऑफ द कंफर्ट आई ऑलवेज यूज ओला एंड उबर टैक्सी, बट कभी मैं जब ऑटो यूज करता हूँ तो मैं ऑटो वाले को मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट किया था कि तू मीटर चालू कर दे, पैसा मैं वही दूंगा जो ऐप में है. एंड आई रियलाइज के rather this was in January 2020, Ola was charging 25% extra premium as compared to normal fee. That's what Ola and Uber have started doing. That's what Paytm has started doing. Paytm ने पहले जो मनी ट्रांसफर था यूजिंग टेक्नोलॉजी फ्री रखा था. नाउ दे स्टार्टेड चार्जिंग फ्यू 1% 2% जो भी कमीशन है. दैट्स व्हाट ओयो वाज डूइंग. इनिशियली बहुत सस्ते में होटल प्रोवाइड करता, अभी उन्होंने अपनी प्राइसेस शूट अप कर दिए. सो बिगनिंग फोकस, जब द बिगनिंग ऑफ द ईयर में फोकस रहता है रेवेन्यू फटाफट स्केल हो, रेवेन्यू फटाफट बढ़े, इवन विद द वेरी लो मार्जिन. जब स्टार्टअप को लगता है कि अब मेरे कस्टमर्स मेरे पे डिपेंडेंट हो गए, तो वो प्राइस बढ़ा बढ़ा के धीमे धीमे प्रॉफिटेबल होने की ट्राई करते हैं. देयर इज नो रिटर्न पैरामीटर कि कौन से स्टार्टअप को कब प्रॉफिट में आना चाहिए. एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि देयर इज अ मिथ कि स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको दे आर नॉट, they are kind of they are seen as culprit for making loss, but they are traditional business houses which are already making losses. So मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है इसमें. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, मतलब स्टार्टअप्स की सस्टेनेबिलिटी पे. तो इसमें हमारा एनालिसिस क्या हुआ है कि जैसे अभी मारवाड़ी कैटलिस्ट के अंडर में हमारे पास में अराउंड 15 स्टार्टअप्स हैं. तो जून 2019 में हमने एक कंपनी चालू की थी. 15 स्टार्टअप में से 2 स्टार्टअप फेल हुए पिछले 1 साल में. तो whereas एवरेज इज अराउंड 90%. तो ऐसा कहा जाता है 10 में से 9 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं और एक ही स्टार्टअप सरवाइव करता है. इसका एक स्लाइटली अदर एस्पेक्ट है. होता क्या है कि 10 में से लगभग 4 स्टार्टअप ऐसे होते हैं या 5 स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो आइडियल स्टेज पे फेल हो जाते हैं. कि मैं और मेरे दोस्त इकट्ठे हुए, जैसे मेरे पहले वाले 3 स्टार्टअप फेल हुए थे, मैं और मेरे दोस्त स्टार्टअप हम लोगों ने स्टार्टअप चालू किए थे. मैं जॉब में जाता था, जो भी सेविंग्स थी बॉम्बे में कमा के आया था या जो भी मैं जोधपुर में सेविंग्स करता था, मैंने वो पैसा इन्वेस्ट किया था उन स्टार्टअप्स में. और मुझे रियलाइज हुआ कि पार्ट टाइम बिजनेस आर नॉट सक्सेसफुल. तो मेरे को इवेंचुअली बंद करना पड़ा. भले आइडिया बहुत अच्छा था, हमने कुछ एक स्टार्टअप में बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर दिया था, बट वो स्टार्टअप अल्टीमेटली बंद हो गए. कभी रियलाइज भी नहीं हुआ कि क्यों बंद किए. बस वो ये था कि करना स्टार्टअप इसलिए कर दिया था, खुद को बिजनेस करना था, इसलिए 3 बिजनेस चालू किए और इवेंचुअली बंद भी हो गए. फिर अब रियलाइज हुआ कि अगर जैसे ईयर बुक कैनवास है हमारा, तो इट्स गोइंग विद वेरी गुड पेस. और बहुत जल्दी एक दो अच्छी न्यूज भी मैं आपको सबके साथ शेयर कर दूंगा अगले 2-3 महीने में. बहुत अच्छी न्यूज ईयर बुक कैनवास से रिलेटेड. तो मुझे रियलाइज हुआ कि स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट, जहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, पीपल अच्छे होने चाहिए, और जो स्टार्टअप फाउंडर है उसको एक अच्छा गाइडेंस मिलते रहना चाहिए. तो हमने वो उस सारे इकोसिस्टम को मारवाड़ी कैटलिस्ट के नाम से बनाया. और मारवाड़ी कैटलिस्ट के अंदर जो 15 स्टार्टअप्स अभी है, उसमें से 1 या 2 स्टार्टअप लास्ट के 2 स्टार्टअप फेल हो गए थे. उसके अलावा 13 स्टार्टअप बहुत अच्छी रेट से ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी रेट से ग्रो कर रहे हैं. वेयरएज जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, अराउंड 32%, 35% ट्रेडिशनल बिजनेस भी फेल होते हैं. बिकॉज मेरा जो पहला बिजनेस था वो ट्रेडिशनल बिजनेस था, वो भी फेल हो गया था. तो इसमें ये होता है कि रिस्क दोनों में ही होती है, चाहे वो स्टार्टअप हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो. स्टार्टअप में ज्यादा रिस्क इसलिए होती है बिकॉज एक स्टार्टअप फाउंडर को मल्टीपल ग्रोथ करनी पड़ती है. एक ट्रेडिशनल जो बिजनेसमैन जो 1 साल में जिंदगी जीता है, स्टार्टअप फाउंडर पे प्रेशर होता है कि वो जिंदगी 3 महीने में जीनी है या 4 महीने में जीनी है. आपके ऊपर प्रेशर होता है फटाफट बिजनेस बढ़ाओ, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत स्मूथ करो, प्रोसेस और स्मूथ कर दो. एंड एट द सेम टाइम आपको थिन मार्जिन पे बिजनेस करना पड़ता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेसेस. तो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स स्टार्टअप्स फेल मोर एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेसेस. विद अपकमिंग एनवायरमेंट और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है,
अटल इंक्यूबेशन एंड अटल इनोवेशन, बहुत सारे स्कीम्स निकाले हुए अटल इनोवेशन के नाम से, जिसमें दे आर गिविंग ह्यूज फंड्स टू द कंपनीज हु आर वर्किंग अपॉन स्टार्टअप्स एंड प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे एक बारवाड़ी कैटलिस्ट को भी 2.5 करोड़ का ग्रांट मिली है। 1 महीने पहले ही अनाउंस हुआ था वो, या 2 महीने पहले अनाउंस हुआ था, कोविड के जस्ट पहले वो अनाउंस हुआ था। तो 25 मार्च को अनाउंस हुआ था, राइट एग्जैक्टली, पर 25 मार्च को हमको 2.5 करोड़ की ग्रांट मिली, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को ग्रूम करते हैं, कॉलेज में जाके सेमिनार्स करते हैं, स्टार्टअप्स के इवेंट्स करते हैं, वही काम करने के लिए हमको गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है। तो अब हमारी एनर्जी डबल हो गई बिकॉज ऑफ दैट मनी। अब हम जो इकोसिस्टम बिल्ड करें वो और स्ट्रांग होगा। उस स्ट्रांग इकोसिस्टम में स्टार्टअप की जो सक्सेस रेशियो है बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में। ये technology is something which is very important for all the startups. Yes, there are few startups which may not or do not need much of technology, but उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे हमारे पास में एक स्टार्टअप है कॉल्ड फ्रेश वूफ। तो दे आर प्रोवाइडिंग वीगन फूड फॉर डॉग। इट्स अ वंडरफुल प्रोपोजन, दे आर गेटिंग गुड ट्रैक्शन फ्रॉम अक्रॉस ग्लोब। उसके अंदर एक स्टार्टअप है सोल क्राफ्ट। सोल क्राफ्ट के जो बच्चे हैं वो लोग क्या करते हैं कि जितनी कॉलेजेस हैं, ऑफिसेज हैं, घर है, उनसे डिस्कार्डेड डेनिम लेके आते हैं, उस डेनिम को अपसाइकल करते हैं और गरीब बच्चों के लिए स्कूल बैग, चप्पल और पेंसिल केस बनाते हैं। और इसमें कोई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। बट इन लोगों ने लास्ट ईयर क्राउड फंडिंग चालू किया था और अराउंड 5 लाख का क्राउड फंडिंग चालू किया, रेस किया, सिर्फ जोधपुर जैसे शहर से चालू करके। और आज तक 1,000 बच्चों को इन लोगों ने बैग्स, चप्पल और पेंसिल केस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सो दिस अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टअप जो कि सोशल आर्म हमारा है। फिर दूसरा होता है लाइफस्टाइल या वर्क लाइफ बैलेंस। एज कम्पेयर टू ऑल 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 द इंडस्ट्री, सब जो स्टार्टअप फाउंडर पे प्रेशर होता ही है। तो इलॉन मस्क बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि हर बिजनेसमैन को 100 घंटे हर सप्ताह काम करना पड़ता है। तो ये स्टार्टअप फाउंडर से एक्सपेक्टेड होता है। आई वर्क फॉर 16 आवर्स अ डे। डोंट रिमेम्बर मैंने लास्ट ऑफ कब लिया था। बहुत स्ट्रेस होता है कई बार बहुत खुशी होती है, तो न्यूट्रल रहना पड़ता है खुशी में। सो लाइक वी रेज्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड मई 2019 में। ये तो योर स्टोरी एक प्लेटफॉर्म है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, योर स्टोरी, YOURSTORY। ये एक प्लेटफॉर्म है, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्टार्टअप्स की सारी न्यूज आती है। वहां पे फीचर होने के लिए वी वर डाइंग। एंड मई 2019 में हमारा जो हमने फंड रेज किया था उसकी स्टोरी आई थी। तो बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए, बहुत एक्साइटेड हुए। फिर बाद में पता पड़ा कि जब मार्च में हम आए एंड वी वर रेजिंग गुड अमाउंट ऑफ फंड। सो ओके, गॉट इट, थैंक यू ऑल्सो। सो और हालत खराब हो गई क्या, ये तो मतलब वी वर गोइंग फॉर ऑलमोस्ट वैल्यूएशन ऑफ $5 million एंड वी वर रेजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम अ जापानीज कंपनी। तो उस समय जो हालत खराब हुई, उस समय जो प्रेशर आया, और उस समय वो योर स्टोरी की न्यूज मेरे किसी पुराने फ्रेंड ने भेजी कि भाई तू योर स्टोरी में पब्लिश हुआ था, तो उस समय वो बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं था। तो रियलाइज हुआ कि यार ये न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। लाइफ में अप एंड डाउन सबकी होते हैं। स्टार्टअप फाउंडर के ऊपर थोड़े ज्यादा होते हैं बिकॉज पे इन्वेस्टर का प्रेशर भी होता है, एट द सेम टाइम खुद को प्रूव करने का प्रेशर भी होता है, और एक जो आपका पर्सनल पर्पस होता है लाइफ का। जैसे मेरा पर्पस है कि जोधपुर में अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ाई कर लेता है तो उसको जोधपुर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है नौकरी के लिए। दैट्स व्हाट एज अ ग्रुप वी आर वर्किंग अपॉन। एट द सेम टाइम अगर कोई जोधपुर का कोई बच्चा बाहर जॉब कर रहा है, उसको जोधपुर आना है, तो जोधपुर आके हमसे हेल्प ले सकता है। तो एक ये बड़ा लार्ज पर्पस है। वो तभी होगा, मतलब ज्ञान की बातें तब अच्छी लगती है जब आप अमीर होते हो। तो उसी पर्पस के लिए वी आर वर्किंग अपॉन मेकिंग दिस particularly yearbook canvas and Marwadi at least some milestones for Jodhpur, Rajasthan and India. yearbook के लिए एक और बात मैं बता देता हूँ इसी बीच में। yearbook canvas is India's number one yearbook publishing company. मतलब we do
अराउंड 70 कॉलेजेस मेरे क्लाइंट है, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज एंड ऑलमोस्ट सारे आईआईएम्स मेरे क्लाइंट है।